नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 19 सितंबर 2022 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों, आइए पहले टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि पृष्ठ संख्या 8 पर दिया गया है। इसमें महिलाओं से संबंधित मुद्दे हैं, जो कि सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर के अंतर्गत डाला जा सकता है। तो दोस्तों, यह जेंडर गैप क्या होता है? यह महिलाओं और पुरुषों को मिलने वाले पारिश्रमिक के बीच औसत अंतर को जेंडर पे गैप कहा जाता है। तो यह इस पर काफी अगर देखा जाए तो पैंडेमिक का बहुत प्रभाव रहा है। पुरुषों को ज्यादा वेतन मिला है, महिलाओं को कम वेतन मिला है, जबकि कार्य क्षमता क्या महिलाओं की कम है? अगर देखा जाए तो यह लेख पूरी तरह से जेंडर पे गैप पर ही है। तो यहां पर देख सकते हैं इसका प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक, ए वाइडर पे गैप, और दोस्तों डिस्क्रिमिनेशन एज ए फैक्टर, जो कि आज भी बहुत सारे देशों में, विश्व के विकसित देशों में भी यही हालात हैं कि वहां पर पुरुष सत्तात्मक सत्ता है, यानी कि पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता है और महिलाओं को नजरअंदाज किया जाता है। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और साथ साथ स्टेप्स टेकन बाय इंडिया, भारत ने क्या क्या इसके लिए कदम उठाए हैं इस जेंडर गैप को कम करने के लिए। तो जैसे यहां पर देख सकते हैं एक्ट 1976, और इसी में कोड ऑन वेजेस, इसी तरह से हम मनरेगा की भी चर्चा करेंगे। तो इसमें महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि भारत के श्रम बाजार में विषमताएं बहुत अधिक हैं। अंतर को पाटना कामकाजी महिलाओं के सामाजिक न्याय प्राप्त करने की कुंजी है। यानी जब वैश्विक आर्थिक विकास और संरचनात्मक परिवर्तन की कहानी की बात आती है तो भारत सबसे महत्वपूर्ण देशों में से एक है। हालांकि भारत ने लगातार जेंडर पे गैप में सुधार करने के लिए ढेर सारे कार्य किए हैं। आश्चर्यजनक रूप से, चूंकि भारत का आकार और विविधता वाला देश है, तो देश के श्रम बाजार में अभी भी कई विषमताएं मौजूद हैं। तो दोस्तों, जेंडर पे गैप क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया ही। तो दोस्तों, जेंडर पे गैप क्या होता है इसके बारे में बताया ही मैंने। और दोस्तों, 18 सितंबर को तीसरा अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया गया। तो यह वेतन दिवस क्या होता है? तो यह संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 नवंबर 2019 को पहली बार 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो यह कह सकते हैं कि जेंडर पे गैप को कम करने में यह दिवस भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के दौरान यह फैसला लिया गया था। इसमें 105 देशों ने सहमति व्यक्त की थी। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाने के पीछे यही प्रमुख कारण था कि सामान्य मूल्य के काम के लिए सामान्य वेतन का सिद्धांत। दोस्तों, इसमें जो है सभी लोगों को, यानी महिला पुरुष के वेतन में, पारिश्रमिक में समानता लाने की बात की जाती है इस दिवस में। तो अभी हाल ही में 18 सितंबर को तीसरा अंतर्राष्ट्रीय समानता वेतन दिवस मनाया गया। तो दोस्तों, पुरुषों और महिलाओं के वेतन में भारी अंतर। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2020-21 में अगर हम देखें तो यह प्रमाणित होता है कि संकट ने, खासकर कोविड-19 में, यह अंतर और बढ़ गया। तो इसके संकट ने मजदूरी पर भारी दबाव डाला और पुरुषों की तुलनाओं में महिलाओं की कुल मजदूरी को असमान रूप से प्रभावित किया। और महिलाओं के लिए वेतन में इस अधिक कमी का मतलब है कि पहले से मौजूद लिंग वेतन अंतर, जिसे जेंडर पे गैप कहते हैं, और अधिक हो गया। तो भारत में समय के साथ जेंडर पे गैप अंतर को बंद करने में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद अंतरराष्ट्रीय मानकों पर अभी भी यह उच्च बना हुआ है। दोस्तों, 1993-94 की बात करें तो भारतीय महिलाओं ने अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में 48% कम कमाया। तब से राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार 2018-19 की अगर हम बात करते हैं, यह अंतर घटकर 28% हो गया। महामारी ने दशकों की प्रगति को पलट दिया, क्योंकि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2020-21 के प्रारंभिक अनुमानों में 18-19 और 20-21 के बीच 7% की वृद्धि हुई है। तो इस तरह से डेटा यही बताता है कि महामारी के दौरान महिला मजदूरी में तेजी से गिरावट ने पुरुष मजदूरी में तेज वृद्धि की तुलना में इस गिरावट में योगदान दिया, जिसके लिए तत्काल नीति पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों, यह कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया में पुरुष और महिलाओं के वेतन में अभी भी अंतर देखने को मिलता है, और संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पुरुष और महिलाओं के बीच इस भेदभाव को
पूरी तरह खत्म करने में 257 साल लग सकते हैं। विश्व आर्थिक मंच ने कहा है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर भुगतान मिलने में अभी भी 100 वर्ष लग सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि व्यापक वेतन अंतर इस लेख में दिया गया है। और दोस्तों, कारक के रूप में भेदभाव, जबकि आज देखा जाए तो महिलाएं शिक्षा, कौशल, अनुभव जैसी व्यक्तिगत विशेषताएं जेंडर पे गैप के हिस्से की व्याख्या करती हैं। तो जेंडर पे गैप का एक बड़ा हिस्सा अभी भी विशुद्ध रूप से लिंग के आधार पर भेदभाव के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। दोस्तों, लिंग आधारित भेदभावपूर्ण प्रथाओं में शामिल क्या है? सामान्य मूल्य के काम के लिए महिलाओं को कम मजदूरी का भुगतान, अत्यधिक नारीकृत व्यवसायों और उद्यमों में महिलाओं के काम का कम मूल्यांकन किया जाता है, मातृत्व वेतन अंतर, मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत हालांकि उनको लाभ दिया जाता है, लेकिन ऐसे में उनका वेतन घटा दिया जाता है। गैर माताओं की तुलना में माताओं के लिए कम मजदूरी का प्रावधान किया जाता है। तो यह इस तरह से यह कई कारक हैं जिसकी वजह से यह समस्या आती है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र ने अपने कार्यों के केंद्र में लैंगिक असमानता के विभिन्न रूपों को बंद करने की चुनौती रखी है। आईएलओ ने अपने संविधान में सामान्य मूल्य के काम के लिए समान वेतन को भी शामिल किया है। इसी तरह से भारत के संविधान के आर्टिकल 39D में क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन शामिल है। तो दोस्तों, महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन लैंगिक समानता को साकार करने और भेदभाव और कमजोरियों को प्रतिच्छेदन रूपों को संबोधित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा प्रदान करता है। दोस्तों, इसी तरह से भारत के द्वारा उठाए गए कदमों की अगर हम बात करें तो भारत ने विधायी क्षेत्र में लैंगिक वेतन अंतर को बंद करने के लिए कई कदम उठाए। इस संबंध में 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम को अपनाने वाले अग्रणी देशों में से एक था। और दोस्तों, इन दोनों नियमों में 2019 में भारत ने व्यापक संशोधन किया। इसी तरह से 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत महिलाओं को इसमें 33% आरक्षण दिया जाता है। इसी तरह से पंचायती राज व्यवस्था में 33% आरक्षण है। इसी तरह से 2017 में 1961 के मातृत्व लाभ अधिनियम संशोधन किया गया, जिसमें 10 या अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों में काम करने वाली सभी महिलाओं के लिए वेतन सुरक्षा के साथ मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया। इसी तरह से कौशल भारत मिशन के माध्यम से महिलाओं को सीखने से आजीविका के अंतर और जेंडर पे गैप को पाटने के लिए बाजार प्रासंगिक कौशल से लैस करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों, भारत द्वारा उठाए गए इन कदमों के माध्यम से अगर देखा जाए तो जेंडर पे गैप धीरे धीरे कम हो रहा है। तो प्रगति की वर्तमान दर इसे पूरी तरह से बंद करने में 70 वर्ष का समय भारत को लग सकता है। तो दोस्तों, जेंडर पे गैप को कम करने के लिए त्वरित और साहसिक कार्रवाई की और आवश्यकता है। इसी तरह से संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 8 के लक्ष्यों में से एक 2030 तक युवा लोगों और विकलांग व्यक्तियों सहित सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए पूर्ण और उत्पादक रोजगार और सभ्य कार्य प्राप्त करना और सामान्य मूल्य के काम के लिए समान वेतन प्राप्त करना है। तो इसके समर्थन में यह लक्ष्य समान वेतन अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन 2017 में आईएलओ, यूएन महिला और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के नेतृत्व में एक बहुहितधारक पहल के रूप में शुरू किया गया था, जो महिलाओं के लिए समान वेतन प्राप्त करना चाहता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन इस जेंडर पे गैप को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों, फिर संख्या 9 पर आया हुआ है। इसको सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर सामाजिक मुद्दे के अंतर्गत डाल सकते हैं। व्हाट नंबर्स डोंट टेल अस, यानी क्या नंबर है जिसे बताया नहीं जा रहा है। तो इसमें बात की जा रही है कैदियों की, जो कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में यह पूरी तरह से यह लेख है। तो इसमें देखा जाए तो इसमें समाधान की बहुत कमी है। तो जेलें चूंकि पुनर्वास की सुविधा के लिए होती हैं, यानी लोगों को जेल में क्यों डाला जाता है? जैसे कि मान लीजिए कि अपराधी अगर अपराध करता है तो उसे जेल में क्यों डाला जाता है? वो वहां जाकर के उसमें सुधार हो, लेकिन वहां पर तो सुधार होता नहीं, बल्कि वह और मानसिक रोगी बन जाता है। तो इस तरह से मानसिक स्वास्थ्य संकट के कारण यह शक्तिहीन हो गई हैं जेलें। मानसिक बीमारी से पीड़ित 9000 से अधिक कैदी, आत्महत्या से 150 की मौत, सीजोफ्रेनिया, दोस्तों यह क्या है? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मिर्गी से पीड़ित 5 कैदियों की मृत्यु हो चुकी है। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की जेल सांख्यिकी भारत रिपोर्ट वर्ष 2021 की है, और इसमें अक्सर यह सुना जाता है कि सजा का उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर यही मैं कहना चाह रहा हूं कि जेल में जाना
या सजा का उद्देश्य क्या है? सुधार यानी अपराधी के प्रवृत्ति में सुधार हो, उसको पुनर्वास किया जाए। लेकिन किसी भी मामले में हमारे जेलों में दोषियों की भीड़ नहीं है, बल्कि यह विचाराधीन आबादी है, यानी अभी उन पर फाइनल डिसीजन नहीं आया है। तो इस तरह से जेल की आबादी का 70% से अधिक क्या है, विचाराधीन लोग इसमें हैं। यानी अब विचाराधीन है, जिसकी वजह से उनके अंदर मानसिक स्वास्थ्य जैसी उनको मनोचिकित्सक की जरूरत है, लेकिन उन्हें इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो पूरी तरह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जा रहा है। यह बहुत आवश्यक हो गया है कि जेल के कैदियों के कल्याण के लिए, उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। दोस्तों, मानसिक बीमारी वाले आधे से अधिक विचाराधीन थे, जिसमें 58.4% विचाराधीन, जबकि 41.3 क्या है, दोषी हैं। अब यहीं पर आप देख सकते हैं कि जो विचाराधीन है उनके ऊपर मानसिक बीमारी का बोझ कितनी तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, उदाहरण के लिए मानसिक स्वास्थ्य और मृत्युदंड पर प्रोजेक्ट 39A की रिपोर्ट, जिसमें डेथवर्दी ने खुलासा किया है कि मौत की सजा पाने वाले 60% से अधिक कैदियों में मानसिक बीमारी का एक मौजूदा प्रकरण था, लेकिन उनमें से कई को जेल द्वारा इलाज और देखभाल की आवश्यकता के रूप में पहचाना ही नहीं गया था, यानी उनके बारे उनकी देखभाल के लिए कोई प्रबंध किया ही नहीं गया। और डेथवर्दी ने यह भी खुलासा किया है कि आत्महत्या का मानसिक बीमारी से बहुत कम और अनुपस्थित सामाजिक समर्थन, हिंसा, संकट और निराशा के साथ बहुत कुछ था। तो ऐसे में क्या है कि समाधान की कमी है। भारत की राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति 2014 कैदियों को मानसिक अस्वस्थता के प्रति संवेदनशील लोगों का एक वर्ग मानती है, लेकिन जब एनसीआरबी हमें इस वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए डेटा देता है, तो यह हमें समाधान तैयार करने की दिशा में बहुत आगे नहीं ले जाता है, और इस तरह से हमें कोई क्लू नहीं मिलता है कि उन लोगों को क्या समस्या है। हमारे पास इतने सारे कैदी मानसिक बीमारी के साथ क्यों जी रहे हैं? क्या ये सभी कैदी कैद से पहले मानसिक बीमारी के साथ जी रहे थे, या जेल में जाने के बाद उनको यह स्थिति उनकी हुई है? तो मौत की सजा पाने वाले कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य की परवाह क्यों करनी चाहिए, यह भी एक विषय है। लेकिन जरूरी है कि देखिए, मौलिक अधिकार हर व्यक्ति का अधिकार है। वह जेल में है तो सुधार के लिए उसको भेजा गया, तो ऐसे में उसके मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, कैद के पहलू क्या हैं? कैद के कुछ पहलू जो संकट का कारण बनते हैं, जैसे कि स्वतंत्रता की हानि। उनकी स्वतंत्रता पूरी तरह से परतंत्रता में बदल जाती है, जिसकी वजह से उन्हें मनोचिकित्सक की जरूरत पड़ती है, उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है। प्रियजनों के साथ निकट संपर्क का नुकसान, यानी प्रियजनों के साथ निकट का संपर्क टूट जाता है, जिसकी वजह से वह एकाकी हो जाते हैं। ऐसे में उनको चिकित्सीय सुविधा की आवश्यकता है, स्वायत्तता का उनका नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह से यह बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए जेल की आबादी में एक निश्चित मात्रा में संकट उपस्थित होना तय है। दोस्तों, संकट को इस तरह से संबोधित किया जाना चाहिए कि इसे दूर करने तक सीमित नहीं, बल्कि कैद के ऐसे पहलू जिन्हें अब सामान्य विशेषताओं के रूप में माना जाता है, जैसे कि भीड़ भाड़, हिंसा, लेकिन निश्चित रूप से कैद में निहित नहीं है। तो इस तरह से यह सोचना बेतुका है कि लगातार हिंसा के अधीन आबादी स्वस्थ होगी। ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या आएगी ही। दोस्तों, कैदियों और जेल कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस ने दिशा निर्देश भी जारी किया है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी रोग की पहचान के लिए गेट कीपर मॉडल। तो यह मॉडल क्या है? इस मॉडल के तहत आत्महत्या के जोखिम वाले कैदियों की पहचान करने हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित चयनित कैदी अन्य कैदियों को उपचार एवं सहायक सेवा प्रदान करेंगे, और यह देश भर की जेलों में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से प्रेरित आत्महत्याओं को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जेल कैदियों में से लगभग 80% लोगों को मानसिक बीमारी और मादक पदार्थों के सेवन संबंधी विकार की व्यापकता देखी गई है। इसी तरह से दूसरी जो गाइडलाइन है मानसिक स्वास्थ्य उपचार के लिए, इसमें मानसिक विकारों वाले कैदियों को आत्महत्या के जोखिम से बचाने के लिए उनका नियमित रूप से मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण करना आवश्यक होता है, और नियमित रूप से दवा भी दी जानी भी महत्वपूर्ण होती है। कैदियों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए सुधार सुविधाओं में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे समुदाय आधारित पहलों के लिंक किया जाना चाहिए। इसी तरह से तीसरा जो महत्वपूर्ण निमहांस का दिशा निर्देश है वह है सामाजिक हस्तक्षेप के लिए बडी सिस्टम।
तो दोस्तों यह प्रशिक्षित कैदियों के माध्यम से एक प्रकार का सामाजिक समर्थन कार्यक्रम है। इसे बडी या श्रोता के रूप में जाना जाता है। तो आत्महत्या की इच्छा से पीड़ित कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य पर इस पहल का बेहतर प्रभाव पाया गया। इसके अलावा मित्रों और परिवार के साथ समय समय पर टेलीफोन पर बातचीत करना भी इस दिशा में महत्वपूर्ण हो सकता है। ई मुलाकात एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कह दिया कि रिश्तेदारों, दोस्तों, अधिवक्ताओं को राष्ट्रीय कारागार सूचना पोर्टल के माध्यम से कैदियों की अपने परिजनों अन्य से मुलाकात की बुकिंग को सक्षम बनाता है। अब बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 8 पर ही अंतरराष्ट्रीय संबंध से इसको जोड़ सकते हैं। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जियो पॉलिटिक्स विदाउट जियो इकोनॉमिक्स, यानी भू राजनीति बिना भू आर्थिक के संभव नहीं है। तो भू आर्थिक रोड़े के बिना भू राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने की भारत की वर्तमान नीति एक प्रतिगामी कदम है। दोस्तों पिछले कुछ वर्षों में नई दिल्ली ने इंडो पैसिफिक में भू राजनीतिक विकास का हिस्सा बनने की गहरी इच्छा विकसित की है। इसके बारे में बहुत उत्साह के साथ काम भी किया है। तो दोस्तों भारत IPEF से बाहर रहने का भारत का कदम और अमेरिका द्वारा प्रायोजित सॉफ्ट ट्रेड व्यवस्था सबसे अच्छा है। तो भारत द्वारा क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी RCEP और ये दो बड़े संगठनों से भारत बाहर है। तो ऐसा क्यों है, क्या कारण है? तो दोनों समझौते इंडो पैसिफिक के जबकि केंद्र में हैं और संभावित रूप से व्यापक इंडो पैसिफिक क्षेत्र के आर्थिक चरित्र को यह आकार दे सकते हैं। तो ऐसे में भारत क्यों दूरी बना रहा है? दोस्तों यह IEPF जिसे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम कहते हैं, 3 अन्य स्तंभों आपूर्ति श्रृंखला, कर और भ्रष्टाचार विरोधी तथा स्वच्छ ऊर्जा में शामिल होने का निर्णय लेते हुए इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचे के व्यापार स्तंभ में शामिल होने से भारत इंकार कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह से भारत अभी 2 साल पहले RCEP और अब वर्तमान में IPEF से बाहर रहने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों यह ऐसा भारत क्यों कर रहा है? तो IPEF से बाहर रहने का भारत का निर्णय हालांकि आश्चर्यजनक है, क्योंकि यह विदेशी व्यापार समझौतों के बारे में नई दिल्ली में हाल के उत्साह के साथ मेल नहीं खाता है। जब वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार ने पदभार संभाला तो उन्होंने तुरंत मौजूदा व्यापार समझौतों की समीक्षा करना शुरू कर दिया और किसी भी नई मुक्त व्यापार वार्ता को रोक दिया। एक नीति जो करीब 7 साल तक जारी रही और इस तरह से मोदी पार्ट 1 यानी 1.0 अब वर्तमान में 2.0 चल रहा है, तो ने बाहरी व्यापार को बढ़ावा देने और मुक्त व्यापार वार्ता में शामिल होने में नीतिगत रुचि की स्पष्ट कमी का प्रदर्शन किया। फिर अचानक कोविड-19 के मद्देनजर नई दिल्ली ने देश के बाहरी व्यापार नीति पर पुनर्विचार करने के लिए एक नए उत्साह का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से मोदी 2.0 ने मुक्त व्यापार समझौतों को फिर से शुरू करने का कोशिश किया। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो भारत ने इस साल की शुरुआत में ही यूनाइटेड अरब अमीरात से यानी संयुक्त अरब अमीरात के साथ मुक्त व्यापार समझौता संपन्न किया। ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के साथ अर्ली हार्वेस्ट समझौते पर भी हस्ताक्षर किया। इसी तरह से कई और समझौतों पर बातचीत की जा रही। हालांकि IPEF और RCEP से बाहर रहने का निर्णय नई दिल्ली में एक स्पष्ट दिशा नीति दिखाता है। क्योंकि IPEF और RCEP का हिस्सा नहीं बनने और अलग अलग राज्यों के साथ FTA यानी मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करके नई दिल्ली ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह द्विपक्षीय समझौतों का पक्षधर है और बहुपक्षीय यहां तक कि IEPF जैसे सामान्य समझौते के लिए भी वह इच्छुक नहीं है। दोस्तों इसके पीछे कई कारण हैं। नई दिल्ली विभिन्न क्षेत्रीय व्यापारिक समझौते से बाहर रहने का निर्णय एक प्रतिगामी नीति निर्णय है, यानी विभिन्न क्षेत्रीय व्यापार प्लेटफार्मों से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की अनुपस्थिति हमेशा एशिया में चीन के भू आर्थिक आधिपत्य को बढ़ावा देगी। यानी चीन भारत व्यापार के नकारात्मक प्रभावों के बारे में भारत में बढ़ते डर को देखते हुए इस पर एक सूक्ष्म दृष्टिकोण रखना महत्वपूर्ण, यानी भारत में चीन के भारतीय बाजार पर हावी होने पर डर पूरी तरह से अनुचित नहीं है। और दोस्तों भारत में एक डर है कि भू राजनीतिक उद्देश्यों के लिए बीजिंग द्वारा एक गहरी चीन भारतीय आर्थिक साझेदारी को हथियार बनाया जा सकता है और इस तरह की चुनौती से निपटने के लिए एकमात्र व्यवहार्य विकल्प चुनौती के लिए तैयार करना और उसका सामना करना बहुत आवश्यक है। RCEP में बाहर रहने का भारत का निर्णय के पीछे बहुत बड़ा कारण LAC है, लाइन एक्चुअल कंट्रोल, जिस पर चीन लगातार हस्तक्षेप करता रहता है। तो भारत चीन, हालांकि इस हस्तक्षेप के बावजूद भी भारत चीन व्यापार जो है बढ़ा है।
इसलिए यदि भारत के लिए चीन के साथ व्यापार से बचना संभव नहीं है तो भारत के लिए बेहतर होगा कि वह इन सब मुद्दों पर जल्द से जल्द निपटारा करे, न कि बाद में। व्यापक तरीके से इसको देखने की आवश्यकता है, क्योंकि यूएस जैसे देशों द्वारा चीन से आर्थिक रूप से अलग होने और चीन के बिना मंच बनाने का प्रयास हालांकि कमजोर है। तो आईपीईएफ एक ऐसा ही उदाहरण है। तो दूसरे शब्दों में हम यही कह सकते हैं कि भारत को बहुपक्षीय व्यवस्थाओं के हिस्से के रूप में चीन के साथ व्यापार करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, जबकि साथ ही उन व्यवस्थाओं में भी शामिल होना चाहिए जिसमें चीनी उपस्थिति नहीं है। तो ऐसे में आरसीईपी और आईपीईएफ इन सब में शामिल होना चाहिए। क्योंकि आईपीईएफ से बाहर रहना भारत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि भारत के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रीय व्यापार समझौतों का हिस्सा बने बिना क्षेत्रीय और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में खुद को एकीकृत करना कठिन हो जाएगा। और हमारे पास भारत में निवेश और कारोबारी माहौल की कुछ गहरी चुनौतियों को समाधान करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। तो इस तथ्य पर विचार करें कि चीन से तथाकथित यूएस के अलग होने के कारण वे कंपनियां भी जिन्होंने चीन छोड़ दिया, हालांकि वह भारत के दरवाजे पर नहीं आई, वह वियतनाम जैसे देशों में जाकर निवेश किया। तो इस तरह से भारत को यहां पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अपनी घरेलू व्यवस्था को मजबूत बनाने की अवस्था है। यदि भारत अपनी समुद्री रणनीति के बारे में वास्तव में गंभीर है, जो प्रकृति में पूरी तरह से सैन्य नहीं हो सकता, तो उससे इस क्षेत्र में राज्यों को भारत में आर्थिक दांव बनाने की जरूरत है। और इस तरह से भारत की एक्ट ईस्ट नीति अपने पहले के अवतार में वापस आनी चाहिए। निश्चित रूप से भारत का आसियान के साथ एक एफटीए है जिसके बारे में मोदी सरकार को आपत्ति है, लेकिन भारत के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि वह व्यापारिक व्यवस्थाओं का हिस्सा बने जिनमें प्रमुख गैर क्षेत्रीय राज्य हैं, ताकि वे इसका एक प्रमुख हिस्सा बन सके। तो इस तरह से क्षेत्रीय बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्थाओं में शामिल होने के बारे में भारत की जो इसमें हिचकिचाहट का एक और प्रभाव इसका संभावित क्षेत्रीय आर्थिक अलगाव है। भारत जितना कम आर्थिक रूप से इस क्षेत्र के साथ जुड़ता है और उतना ही अधिक चीन ऐसा करता है। तो चीन भारतीय प्रतिद्वंदता को देखते हुए भारत व्यापक क्षेत्र में आर्थिक रूप से अलग थलग पड़ने का जोखिम उठा सकता है। तो ऐसे में पारंपरिक तर्क के विपरीत यह संभव है कि इस क्षेत्र में भारत जितना अधिक आर्थिक रूप से पृथक होगा, उतना ही अधिक चीन अपनी प्रमुख द्विपक्षीय गतिरोधों के समय में भारत के खिलाफ व्यापार को हथियार बनाने में सक्षम होगा। तो दोस्तों, आरसीईपी और आईईपीएफ में शामिल नहीं होने के नई दिल्ली के फैसले को सबसे महत्वपूर्ण दीर्घकालिक परिणाम यह है कि भारत बड़े पैमाने पर इंडो पैसिफिक के सामने आने वाले क्षण को याद करेगा। इस तरह से इंडो पैसिफिक और क्वाड सैन्य व्यवस्था नहीं है। भारत इस बारे में बहुत स्पष्ट रहा है, और यह सैन्य व्यवस्था नहीं है तो क्या है? तो अति सरलीकरण के जोखिम पर उन्हें भू आर्थिक उपकरणों के रूप में चित्रित किया जा सकता है, जो कि इसके प्रमुख सदस्यों को अपने भू राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाने की अनुमति देगा। लेकिन नई दिल्ली को अपने भू आर्थिक विकल्पों पर पुनर्विचार करना चाहिए यदि वह इस क्षेत्र में अपने भू राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए गंभीर है। तो ऐसे में चाहे आईईपीएफ हो चाहे आरसीईपी हो, यह दोनों अभी भारत को शामिल करने के लिए तैयार हैं। तो वास्तव में भारत को आरसीईपी में शामिल नहीं होने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए और इस तरह से ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने का प्रयास भी करना चाहिए। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क क्या है। तो यह चीन के बढ़ते दबाव को देखते हुए अमेरिका ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है। इसमें 14 सदस्य देश शामिल हैं। यहां पर देख सकते हैं इंडो पैसिफिक रीजन है, यह हिंद महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है। इस पर अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहता है कौन? अमेरिका। और दोस्तों, आरसीईपी क्या है? तो दोस्तों, इसका उद्देश्य प्रत्येक देश के उत्पादों और सेवाओं को एक दूसरे के लिए इसे आसान बनाना था। तो इसमें 10 आसियान देश हैं और 6 अन्य, जिसमें चीन, भारत, हालांकि भारत बाद में इसमें साइन नहीं किया। तो इस तरह से शुरुआत किया था, लेकिन भारत बाद में इसमें शामिल नहीं हुआ था। तो ऐसे में भारत को इन दोनों में ज्वाइन होने के लिए पुनर्विचार करना आवश्यक है और यह दोनों संगठन भारत के लिए अभी भी दरवाजे खोले हुए हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों पृष्ठ संख्या 10 पर। सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर SC/ST से संबंधित मुद्दे हैं। दोस्तों, 14 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कई जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दी ताकि वे आरक्षण सहित एसटी के लिए लाभ उठा सके। तो दोस्तों, यह जो 14 सितंबर को किन किन राज्यों की जनजातियों को सूची में जोड़ा गया है, इसमें हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र में
हट्टी जनजाति है। तो यह हट्टी जनजाति एक घनिष्ठ समुदाय है जिन्होंने कस्बों में हाट नामक छोटे बाजारों, घरेलू सब्जियों, फसल, मांस और ऊन आदि बेचने की अपनी परंपरा से यह नाम प्राप्त किया है। दोस्तों, यह समुदाय वर्ष 1967 में जब उत्तराखंड के जौनसार बावर इलाके में रहने वाले लोगों को आदिवासी का दर्जा दिया गया था, तब से इसकी मांग कर रहा था और यह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में रहती है हट्टी जनजाति। इसी तरह से तमिलनाडु की नारिकोरावन और कुरीविक्करन, यह जो है यह कह सकते हैं कि सियार पकड़ने वाले और पक्षी खाने वाले जैसे खानाबदोश जनजातीय यहाँ शिकार तथा संग्रहण करने के लिए अपने पारंपरिक व्यवसायों पर गर्व करती हैं। तो यह कहाँ है? तमिलनाडु में है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में बिंझिया समुदाय है। तो बिंझिया समुदाय को झारखंड, उड़ीसा में अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं किया था। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के गोंड समुदाय, यानी 13 जिलों में यह फैला हुआ है गोंड समुदाय। तो इस तरह से गोंड समुदाय की 5 उपश्रेणियां जैसे धुरिया, नायक, ओझा, पथरी और राजगोंड इसमें शामिल है। दोस्तों, SC/ST सूची में किसी समुदाय को कैसे जोड़ा या हटाया जाता है? दोस्तों, यह प्रक्रिया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर शुरू होती है, जिसमें संबंधित सरकार या प्रशासन किसी विशेष समुदाय को SC या ST सूची से जोड़ने या बाहर करने की मांग करता है और अंतिम निर्णय राष्ट्रपति के कार्यालय के साथ एक अधिसूचना जारी करने के साथ टिकी हुई है, जिसमें अनुच्छेद 341 और 342 से निहित शक्तियों के तहत परिवर्तन निर्दिष्ट है। और दोस्तों, अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति सूची में किसी भी समुदाय का समावेश या बहिष्करण राष्ट्रपति द्वारा सहमति के बाद ही प्रभावी होता है और इस तरह से संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 और संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन करने वाला विधेयक जैसा उचित हो, लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा पारित किए जाने के बाद निर्णय लिया जाता है। तो राज्य सरकार अपने विवेक के आधार पर कुछ समुदायों को अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची में जोड़ने या घटाने के लिए सिफारिश करने का विकल्प चुन सकती है। तो दोस्तों, यह जो है देख सकते हैं कि इसके लिए क्या मानदंड है। सरकार कई मानदंडों को देखती है, जैसे जातीय लक्षण, पारंपरिक विशेषताएं, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, पिछड़ापन इसमें शामिल होता है। इसी तरह से आधिकारिक तौर पर कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं? तो दोस्तों, 2011 की जनगणना के आधार पर देखा जाए तो भारत की कुल जनसंख्या में 8.6% जनजातियां हैं, यानी कह सकते हैं कि यह जो है 10 करोड़ से अधिक जनजातियां कुल आबादी में हैं भारत की। और इसमें देख सकते हैं अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध 705 जातीय समूह हैं। और दोस्तों, अनुसूचित जनजाति में जो है शहरी आबादी 1.04 करोड़ शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं, जबकि ग्रामीण जनसंख्या का 11.3% है। अब बढ़ते हैं विविध समाचारों में। आज हम बात करेंगे खेल से संबंधित समाचार है। दोस्तों, रोजर फेडरर का नाम सुना होगा। उन्होंने भी हाल ही में संन्यास लिया है। तो वह कैरियर स्लैम, ध्यान रखेंगे कैरियर स्लैम किसे कहा जाता है, यह ध्यान रखेंगे। कैरियर स्लैम उसे कहते हैं जो चारों ग्रैंड स्लैम जीता हो। यानी चारों ग्रैंड स्लैम में कौन कौन सा सबसे पहले आता है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है और US ओपन होता है। दोस्तों, सबसे अधिक मेंस सिंगल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले यह विश्व के तीसरे खिलाड़ी हैं। इससे पहले नोवाक जोकोविच 21, राफेल नडाल 22 के बाद 20 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले यह तीसरे खिलाड़ी हैं। दोस्तों, 6 बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीता है, फ्रेंच ओपन 1 बार जीता है, 8 बार इन्होंने विंबलडन जीता है और 5 बार US ओपन। तो इसीलिए इसको कैरियर स्लैम कहा जाता है। दोस्तों, एक गोल्डन स्लैम होता है। यह क्या होता है? यह वह होता है जैसे कि मान लीजिए कि 2012 में ओलंपिक गेम हुआ, तो 2012 के चारों ग्रैंड स्लैम जीतने के साथ साथ उस वर्ष का ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीतने वाले को गोल्डन स्लैम कहा जाता है। और दोस्तों, ऐसा कारनामा अभी तक एक महिला खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ ने किया था। ये ध्यान रखेंगे, स्टेफी ग्राफ ने सियोल ओलंपिक में 1988 में उन्होंने गोल्डन स्लैम हासिल किया था। और दूसरी महत्वपूर्ण जो विशेष समाचार है, यह आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह किसकी खेती दिख रही है? सेब की खेती दिख रही है। तो भारत में सेब की खेती जम्मू सहित हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम में की जाती है। इसके अलावा भी इसकी खेती अन्य राज्यों महाराष्ट्र, बिहार में भी की जाने लगी है। सेब का वानस्पतिक नाम मैलस प्यूप मिला है। यह रोसासिए परिवार का पौधा है। और दोस्तों, इसके लिए pH मान 5 से 7 और दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है।
अनेक किस्में हैं, यहाँ पर इन किस्मों को जरूर देखिएगा। और सेब की नई प्रजाति है हरिमन 99, काफ़ी अच्छी बताई जा रही है। यह जो है अधिक तापमान में भी इसको उगाया जा सकता है, जबकि ज़्यादातर यह पहाड़ी क्षेत्रों पर ही सेब को उगाया जाता है। दोस्तों यह सेब की नई प्रजाति हरिमन 99 काफ़ी अच्छी इसको बताई जा रहा है। इस किस्म को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पनियाला गांव में जाने माने कृषि विशेषज्ञ HR शर्मा ने इसे विकसित किया है। और भारत में हरिमन किस्म की खेती 22 से 23 राज्यों में अपनाई गई है और हर जगह यह सफल हो रही है। यह किस्म 45 से लेकर के 48 डिग्री सेल्सियस तापमान भी सहन कर लेती है और फल देती है। तो ऐसे में यह कह सकते हैं कि सेब अब सभी राज्यों में, सिर्फ पहाड़ी राज्यों ही नहीं अन्य राज्यों में भी उगाया जा सकता है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और अब बढ़ते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न में। जेंडर पे गैप को पाटने के लिए या जेंडर पे गैप के अंतर को कम करने के लिए, सामान्य मूल्य के कार्य के लिए समान वेतन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों की चर्चा करें। इसे 15 अंकों में आपको करना है। और हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्या क्या उपाय किए गए हैं और भारत सरकार की क्या क्या पहल है, इसको आपको बताना है। दूसरा है, भारत में कैदियों में मानसिक अस्वस्थता की दर बहुत अधिक है। तो मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने, मौजूदा परिस्थितियों वाले लोगों को जेल के माहौल में बेहतर कार्य करने में सक्षम बनाने और कैदियों की रक्षा करने के लिए एक कार्य योजना का सुझाव दें। तो इसे भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। निमहांस की गाइडलाइन भी इसमें दे सकते हैं और अपने बिंदुओं को भी इसमें डाल सकते हैं। दोस्तों इन सब के साथ साथ आप लोगों के लिए आज का प्रश्न है। दोस्तों पहला प्रश्न है, IPEF और RCEP क्या है और भारत इसमें क्यों शामिल नहीं होना चाहता है, और भारत अगर इसमें शामिल नहीं होगा तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सेब का वैज्ञानिक नाम क्या है और यह किस परिवार से संबंधित है। तो इस तरह से दोस्तों आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।